फिजिक्स टफ लगती है ना, पर सच बताऊं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ना एमसीक्यूज ही होता है। और क्वेश्चंस के थ्रू ना पूरा चैप्टर ही सेटल हो जाता है। मैं हूं तुम्हारा अतुल भैया, आईआईटी गुवाहाटी से। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटी के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज एग्जैक्टली सीबीएसई के पैटर्न में। बस तुम वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, हर एक एमसीक्यू मैंने इतना डिटेल में, इतना पेशेंस के साथ समझाया है कि तुम्हारे सारा का सारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा वापस आ जाएगा, इवन डबल भी हो जाएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। A car battery is charged by a 12 volt supply and energy stored is this। है ना, इतनी एनर्जी दे रखी है और हमें बैटरी का वोल्टेज दे रखा है। बोले चार्ज कितना पास होगा। भाई आपको एनर्जी दे रखी है ना, एनर्जी मतलब कितना बैटरी ने वर्क किया, यही तो एनर्जी होती है। और बोला चार्ज कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस बता रहेगा उसने कितना अप्लाई किया था। तो भाई सिंपल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है ना इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है भाई, चार्ज कितना होता है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया आपने, वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो चार्ज कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन डेल्टा वी। तो वर्क की वैल्यू कितनी है भाई, ये वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁵ अपॉन चार्ज की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट। तो ये हो गया कितना, है ना 12 सिक्सा। तो इसका आंसर आ गया 6 इंटू 10⁴ कूलम। 6 इंटू 10⁴ कूलम। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, हमारा ए ऑप्शन आंसर हो गया। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों क्या है, इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ऐसे है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे। एक डाइपोल बना देते हैं यहाँ पे, ये डाइपोल मैंने रख दिया ऐसे, इस तरीके से रखा हुआ है यहाँ पे डाइपोल, है ना, पैरेलल रखा हुआ है इसके। पैरेलल रखा है मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है भाई, माइनस से पॉजिटिव, है ना। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है। तो दोनों पैरेलल एक दूसरे के, मतलब माइनस चार्ज यहाँ रखा है और प्लस चार्ज यहाँ रखा है, इस तरीके से। मोटा बताओ कितना वर्क डन लगेगा इसको 90 डिग्री घुमाने में। तो अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद नहीं है ना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होता है पीई और यहाँ पे कॉस। तो कई लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, पर मेरा सजेशन ये है कि आप इसको ऐसे याद रखो, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। तो इनिशियल माइनस फाइनल होता है ना। तो इनिशियल कितना एंगल हो गया, अभी अभी जो रखा हुआ है थीटा इनिशियल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। शुरू में इन्होंने पैरेलल रखा हुआ है तो थीटा कितना हो गया, पी और ई के बीच में 0 डिग्री हो गया। तो ये तो 0 डिग्री है। और फाइनल एंगल कितना है, उसे हमने कितना रोटेट करना है 90 डिग्री से। तो अगर हम इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये डाइपोल ऐसा हो जाएगा, फिर इसको इधर पहुंचा देना है तो प्लस क्यू वाला इधर पहुंच जाएगा, माइनस वाला इधर पहुंच जाएगा। तो पी हमारा फिर ऐसा दिखेगा। तो इनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। बस अब वैल्यू रख दो। तो पी पी दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है और कॉस 0 माइनस कॉस 90। और कॉस 0 कितना होता है भाई 1 होता है ना, ये 1 होता है और ये 0 होता है। तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा पी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अ सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हैज चार्ज प्लस क्यू एंड रेडियस आर। इट इज सराउंडेड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल शेल विद चार्ज माइनस क्यू एंड इनर रेडियस 2r एंड आउटर रेडियस 3r। देखो बच्चों मैं आपको सवाल समझा देता हूँ, ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है ना। आप ध्यान से समझना है सवाल को। ये जो है सेंटर में जो ए पॉइंट लिखा है मैंने, जहाँ पे ये जो सॉलिड स्फेयर है, ये वाला सॉलिड स्फेयर है और इस पे चार्ज दे रखा है प्लस क्यू। इस पे चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, ये मैंने प्लस क्यू लिखा है। और इसकी जो रेडियस है वो आर है ना, ये मेंशन किया मैंने आर। यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, ये आर है, ये वाली रेडियस आर है। और फिर बोल रहे हैं इट इज सराउंडेड, तो ये और ये बाहर है, ये हमारा स्फेरिकल शेल है, इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस 2r है और यहाँ से रेडियस कितनी है 3r है। और हमें अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, एक सेंटर पे दे रखा है ए, एक इसके सरफेस पे दे रखा है बी, एक इसकी इनर सरफेस पे दे रखा है सी और इसको बाहर दे रखा है डी। और बहुत सारी बातें की हैं यहाँ पे। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस पे है, ये स्फेरिकल शेल पे आया है। देखो स्फेरिकल शेल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं पहले। एक स्फेरिकल शेल जो होता है ना, इस पे आप अगर आप चार्ज दे तो स्फेरिकल शेल हो या फिर आपका एक सॉलिड, या फिर आपका सॉलिड कंडक्टर हो, दोनों में से कोई भी हो, आप किसी को भी कितना भी चार्ज दोगे, मान लो आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके पास तो सरफेस पे आता ही आता है चार्ज, है ना, ये अंदर से तो खाली है तो यहाँ तो सरफेस पे आता है। लेकिन सॉलिड को भी अगर आप चार्ज दोगे तो चार्ज लेकिन कहाँ बैठ जाता है, सरफेस पे आके बैठ जाता है। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, है ना। कंडक्टर में सरफेस पे चला जाता है सारा चार्ज, तो यहाँ पे हमें जो सॉलिड स्फेयर दिया है यहाँ पे भी चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और इसको जो आपने माइनस क्यू चार्ज दिया वो यहाँ चला जाएगा इसकी सरफेस पे। और फिर कुछ बातें हैं, पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट सी।
बोले जो सी पॉइंट पे उसमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट ए। बच्चों इसको बहुत डिटेल में हम समझते हैं अच्छे से। देखो जैसे मान लो मैंने आपको दोबारा बना दिया ये सवाल, ये आपका ए पॉइंट है सेंटर पे, है ना, और ये आपका यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ आपका बी पॉइंट है, और यहाँ पे कहीं आपका सी पॉइंट है, इस इनर रेडियस पे सी पॉइंट है, और जो बाहर है सबसे बाहर बाहर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई डी पॉइंट है। और पहले ऑप्शन में जिसकी बात की है, पहले ऑप्शन में हम आपको डिटेल में समझाता हूँ, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। यहाँ पे बात की है पोटेंशियल निकालना है, कहाँ पे, सी पे मैक्सिमम, कह रहा है सी पे मैक्सिमम है। एक तो सी पे पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए पे, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, सी पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है ए पे। देखो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो इसको निकालते हैं। देखो सी पे अगर पोटेंशियल निकालना है, देखो बच्चों अगर आप सी पे पोटेंशियल निकालना चाहोगे ना, तो बाहर वाले पे कितना चार्ज दे रखा है हमने, माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू बैठा है, पर चार्ज कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, तो चार्ज बाहर चला जाएगा। देखो जो अंदर होता है ना पोटेंशियल, जैसे सी है, सी पॉइंट, तो सी पॉइंट इस वाले कंडक्टर से बोलो, इस वाले कंडक्टर के तो बाहर है, शेल बोलो या सॉलिड स्फीयर बोलो एक ही बात है, इसके तो बाहर है। तो पॉइंट चार्ज इसके लिए ये कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो ए पॉइंट ये वाला जो स्फीयर है, इसकी वजह से आप सी पे पोटेंशियल लिखोगे तो कैसा आएगा, के इस वाले का चार्ज अपॉन इसका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कितना है, ये आपकी रेडियस 2r है, इनर वाले की r है, और बाहर वाले की कितनी है, 3r है। तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन 2r, ये आया, है ना, अंदर वाले की वजह से, अंदर वाले की वजह से, प्लस, और चार्ज किस पे है, एक और चार्ज रखा है किसी पे, कहाँ है, बाहर रखा हुआ है चार्ज, तो इसकी वजह से। पर ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, ये इसके अंदर है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि अंदर भी उतना पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है। क्या बोला मैंने कहा अंदर अगर कोई पॉइंट है किसी शेल के या सॉलिड कंडक्टर के, उसके भी अंदर कितना पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। तो इसकी सरफेस पे कितना है, इसकी सरफेस पे होता है के, और चार्ज कितना है, माइनस क्यू। तो माइनस के क्यू अपॉन इसकी रेडियस, इस बाहर वाले की रेडियस कितनी है, ये 3r है। तो ये आएगा हमारा माइनस के क्यू अपॉन 3r। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या बोल रहा था, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, बोल रहा मैक्सिमम आ रही है, सी पे मैक्सिमम आ रहा है। देखो सी पे मैक्सिमम कैसा आएगा, यहाँ पे इससे जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव डिस्टेंस, ये 2r है ना। हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। सी पॉइंट पे इसकी वजह से चलो नेगेटिव आएगा, बाहर वाले की वजह से सी पे भी नेगेटिव आएगा, बी पे भी नेगेटिव आएगा, डी पे भी, ए पे भी, सब सारे सबके पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा सबके सबका इतना ही होगा, माइनस के क्यू अपॉन 3r। इसका भी माइनस के क्यू अपॉन 3r होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सब में। लेकिन इसकी वजह से, अंदर वाले की वजह से, यहाँ पे कितना आएगा पोटेंशियल, इसकी अंदर भी कितना होगा जो इसकी सरफेस पे होगा। लेकिन ये वाले पॉइंट को डिस्टेंस ज़्यादा है भाई, इससे ज़्यादा पोटेंशियल, तो ये इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, लेकिन इसका तो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस तो और कम है। तो भैया सी और बी में तो बी जीत जाएगा। तो ये मैक्सिमम कैसा आएगा, ये मैक्सिमम तो नहीं आ पाएगा, ये मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं ए पे। देखो अगर आप ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, ए पे, तो ये इसके अंदर है ना, ये सॉलिड स्फीयर के अंदर है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कंडक्टर के, 0 होती है। और ये क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, बोल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ये बात तो गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन तो गलत हो गया। क्लियर। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डी। बोल रहा डी पे मैक्सिमम होगा। चलो पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, क्या डी पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा भाई, इससे तो ये तो इससे भी दूर चला गया भाई, इसकी वजह से आना था पॉजिटिव पोटेंशियल, पर इससे डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया, 3r हो गया। इसका तो फिर भी कम था, इसका डिस्टेंस तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। और इसकी वजह से तो हर जगह माइनस, इसकी सरफेस पे यही है पॉइंट, तो इसकी वजह से कितना आएगा, इसकी वजह से आएगा यहाँ पे माइनस के क्यू अपॉन इसकी रेडियस, है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी ऑप्शन में कि डी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो एक तो बाहर वाले की वजह से आएगा, वो तो सेम आएगा, माइनस के क्यू अपॉन 3r, ये तो आएगा बाहर वाले की वजह से, प्लस एक अंदर वाले की वजह से आएगा, अंदर वाले से कितना डिस्टेंस है ये, 3r, है ना, बाहर वाले की रेडियस कितनी है, 3r, तो के क्यू अपॉन 3r, के क्यू अपॉन 3r। तो देखो इसका आ रहा था 2r डिस्टेंस पॉजिटिव वाला, और इसका कितना आ रहा है 3r, ये तो इससे भी कम आ रहा है, और ये बोल रहा है मैक्सिमम है। ये क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डी। डी पे मैक्सिमम कैसा आ सकता है भाई, डिस्टेंस थोड़ा कम होना चाहिए था, तो सी से भी दूर है, तो इसलिए ये मैक्सिमम तो नहीं है।
है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। लेकिन हम पूरा डिस्कस करते हैं इसको, अच्छे से समझो इस सवाल को, है ना, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ अगर किसी क्वेश्चन में आ रहा है ना, तो ये आपका बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट बी, बोल रहा है बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कैसे होगी। मैक्सिमम वैल्यू बी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे क्या मैक्सिमम होगी, देखते हैं कितनी होगी। भैया इसकी तो सरफेस पे है, इसी कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या होती है, सरफेस पे कितना आता है भाई के, कितना चार्ज है इस पे क्यू, और इसकी रेडियस, है ना, सरफेस पे जितना आता है के क्यू अपॉन आर, और इसकी वजह से कितनी आएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो नहीं आ पाती, तो इतना ही आएगा के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, सही बात है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है यहाँ पे, है ना, बोला मैक्सिमम। वैसे तो ये ऑप्शन चलो इस बात की वजह से तो गलत हो गया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लग रहा है यहाँ पे मैक्सिमम में आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम में आएगी, क्योंकि बाहर वाले की वजह से जीरो है, इसकी वजह से ये डिस्टेंस भी कम है, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यहाँ अंदर तो भैया जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जैसे जैसे बाहर जाओगे यहाँ से स्टार्ट हो जाती है के क्यू अपॉन आर, फिर तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे तो कैसे होनी चाहिए मैक्सिमम, तो ये तो मैक्सिमम है, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हमारा सी ऑप्शन, चलो सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज जीरो। बोल रहा ए पे पोटेंशियल जीरो है, क्या सच में ए पे पोटेंशियल जीरो है, ए पे पोटेंशियल कैसे जीरो हो सकता है भाई, ए इसके अंदर है, ए पॉइंट जो है इसके अंदर है, और अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है, और सरफेस पे कितना होता है जितना के क्यू अपॉन इसकी रेडियस, है ना, तो मतलब अगर आप ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे तो वो तो आएगा भाई, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से कितना आएगा, जितना इसकी सरफेस पे होता है उतना अंदर आता है, तो कितना आएगा के क्यू अपॉन आर, है ना, यह आया अंदर वाली की वजह से, यह आया अंदर वाली की वजह से, प्लस बाहर वाली की वजह से कितना आएगा, तो बाहर वाले की वजह से भी कितना आएगा भाई, जितना उसकी सरफेस पे होता है उतना ही आएगा, तो कितना आएगा भाई ए माइनस क्यू अपॉन इसकी रेडियस कितनी है 3r, ये बाहर वाले की वजह से आएगा। तो भैया कुछ भी हो जाए ये जीरो तो नहीं आ सकता ना, है ना, तो ये बोल रहा था जीरो है, तो इसलिए भी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, बोथ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अचीव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट बी, बोल रहे बी पे मैक्सिमम आएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कैसे, अभी तो देखो ये देखो तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, वैसे तो आंसर तो डी ऑप्शन है, पर मैं आपको ये बिल्कुल डिटेल में समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। फिर हमारा क्या है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बोल रहा है बी पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम डिस्कस कर ली थी, है ना, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम आएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसकी वजह से आएगी और बाहर वाले की वजह से जीरो आएगी, और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कम है, इसके बाद तो भैया सरफेस पे उसके बाद तो घटती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अगर आपको ग्राफ याद हो स्फेरिकल शेल के लिए, तो अंदर जीरो होती है, उसके सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद ग्राफ घटने लग जाता है, घटती रहती है सरफेस पे, तो बी पे तो मैक्सिमम आएगी, ये बात तो सही है। क्या पोटेंशियल बी पे मैक्सिमम आएगा, बिल्कुल सही, देखो पॉजिटिव वाले देखो अंदर, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, जितनी भी जगह पोटेंशियल है यहाँ पे उतना होगा जितना सरफेस पे होता है, बी पॉइंट पे कितना आएगा जितना सरफेस पे होता है, तो के क्यू अपॉन आर आएगा अंदर वाले की वजह से, इस वाले स्फेयर की वजह से आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, प्लस प्लस बाहर वाले की वजह से कितना आएगा, इसकी वजह से कितना आएगा माइनस के क्यू अपॉन 3r, माइनस के क्यू अपॉन 3r, तो इसकी वजह से तो हर जगह सेम आएगा नेगेटिव में, लेकिन इसकी वजह से जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है वो सबसे कम है ना, अंदर डिस्टेंस कितना है रेडियस के बराबर है, तो इसलिए ये भी कैसी आएगी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और कोई भी पॉइंट लेते हैं, अब अगर आप बी के अलावा कोई और पॉइंट आप सोचो, आप मान लो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, मतलब आप सी पॉइंट ले लो, जैसे आप सी पॉइंट की बात करो, सी पॉइंट से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ये डिस्टेंस वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू ज़्यादा कैसे आ सकती है, तो ना सी पे है ना डी पे है, ये सारे डिस्टेंस दूर होते जा रहे हैं। और ए पॉइंट पे क्या है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, यहाँ पे भी उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, तो ए पे और बी पे पोटेंशियल सेम है, तो ए पे भी मैक्सिमम आएगा बी पे मैक्सिमम आएगा, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ इस प्रॉब्लम को, देखो अंदर वाले पे चार्ज दे रखा था प्लस क्यू, है ना, और बाहर वाले पे दे रखा था माइनस क्यू, और बस ये स्फेरिकल शेल था तो इसकी कुछ रेडियस थी अंदर की बाहर की, तो इसने हमें पॉइंट दे रखे थे, तो ये वाला क्यों गलत हो गया था, सी वाला, ये वाला पॉइंट क्यों गलत हो गया था, बोल रहा मैक्सिमम है, भैया इसकी वजह से नेगेटिव है, और इससे ज़्यादा दूर, बी से ज़्यादा दूर तो ये वाला पॉइंट है,
तो ये वाला ज़्यादा पास है, तो बोल रहा था मैक्सिमम है, ये इसलिए गलत हो गया था, है ना। बी ऑप्शन, बी बोल रहा था डी पे मैक्सिमम हो जाएगा, ये वाला क्यों गलत हो गया था, बोल रहा था डी पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी गलत हो गया था। तो जो बचा ऑप्शन वही सही आंसर है। तो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, मैंने इसको ऐसा समझाया जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो आप इसको कॉन्सेप्ट, है ना, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप कंसेंट्रिक, है ना, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स के, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, है ना, इस टाइप के और क्वेश्चंस आप देख सकते हो, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। और पहले आप इसका कॉन्सेप्ट भी जरूर पढ़ लेना। थ्री चार्जेस 2q minus q and minus q lie at vertices of triangle. The value of E and V at centroid of triangle will be. देखो बच्चों क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, +2q, दो है -q और एक है -q, है ना, इस तरीके से रखा है। और सेंट्रोइड इसका कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इसका सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं सारे, है ना, आप एक तरीके से बोलो बिल्कुल सेंटर। तो बोल रहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बात करनी है। तो चलो, जब भी हमें किसी बात चार्ज की बात करनी पड़ती है ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप पहले ये डिस्टेंस देख लिया करो कितने कितने हैं। तो इन पॉइंट्स को मिला दो, बस इन पॉइंट्स को मिला दो। ये मिला दिया मैंने, एक ये मिला दिया और एक ये मिला दिया। देखो चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, है ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भैया पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे होती है। यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, चलो अलग कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर को आएगी, है ना, 2q की वजह से यहाँ आएगी। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, टूवर्ड्स चार्ज होती है, तो इसकी वजह से इधर को आएगी -q। और इस -q की वजह से क्या आएगी, इस तरफ को आएगी, तो इधर आएगा -q। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर ही कोई आएगा, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा वो तो नीचे को ही आएगा। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ओवरऑल कुछ ना कुछ तो आएगी, जीरो नहीं आती। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब आ सकती थी अगर ये सारे के सारे कैसे होते, सिमिलर चार्ज होते सेंट्रोइड पे, और तब ये तीन फोर्स लगते अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे, तब ये जीरो आ सकता था। लेकिन अभी, है ना, अनइक्वल चार्ज है, एक चार्ज बराबर नहीं है, इसलिए आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया कुछ आएगी, मतलब जीरो तो नहीं आएगी, कुछ आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल भाई ये तीनों डिस्टेंस तो बराबर होंगे, मान लो x x x है, तो यहाँ आएगा पोटेंशियल -q/x, कितना आएगा यहाँ पे भाई, ये पहला चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, ये तीसरा चार्ज हो गया। तो पोटेंशियल कितना आएगा इस सेंटर पे, है ना, V0। भाई पहले वाले चार्ज की पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो तीनों की वजह से निकाल के बस ऐड कर दो, तो V1 + V2 + V3। तो 1 वाले की वजह से कितना आएगा भाई, -kq/r आएगा। डिस्टेंस कितना है इसका, x लिया है मैंने, माइनस, तो पोटेंशियल में चार्ज विद साइन यूज करते हैं हम, प्लस, है ना, +2 वाले की वजह से कितना आएगा, इसकी वजह से -kq/x आएगा। लेकिन 2q वाले की वजह से कितना आएगा, ये +2q है, तो इसकी वजह से आएगा k × 2q/x। तो देखो ये दोनों मिलके इसको कट कर देंगे, तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो आएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी रखा है सेम डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है, लेकिन पोटेंशियल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा सी ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन द फिगर। देखो बच्चों v और डिस्टेंस में आपको ग्राफ बना के दे रखा है, और बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x इज। तो v और x में ग्राफ दे रखा है, बोल रहा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्राफ x में कितना ग्राफ आएगा, है ना, इसमें कैसा ग्राफ आएगा। देखो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस पे आया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो माइनस टाइम ग्रेडियंट होता है dv/dr का, है ना, dr ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन इनके बीच में रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस वाले अगर पार्ट को देखोगे ना, इस वाले पार्ट को, तो ये वाला dv/dr क्या होगा, है ना, r को अभी के लिए इन्होंने r को क्या बोला, x बोला है, तो dv/x हो जाएगा इसका स्लोप। तो इस वाली लाइन का जो है 0 से लेकर 2 तक, जब तक 0 से लेकर 2 तक है इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसके आगे हम माइनस लगा देंगे अगर, है ना, नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी, फिर नेगेटिव आएगी। यानी कि 0 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, देखो इसमें ही है, एक वाला ऑप्शन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दे रखी है,
इसमें पॉजिटिव दे रखी है, इसमें पॉजिटिव दे रखी है ना, तो आंसर तो हमारा फिर ये होना चाहिए, लेकिन हम पूरा ही समझ लेते हैं। और फिर 2 से 4 तक इसका स्लोप कितना हो गया, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि 2 से लेकर 4 तक है ना, इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। इस वाले पार्ट में मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी। सिमिलरली इस वाले पार्ट का स्लोप तो पॉजिटिव है, ओ सॉरी स्लोप तो नेगेटिव है ना, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो नेगेटिव होती है स्लोप का, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। थर्ड वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। तो देखो एक ये रहा नेगेटिव, फिर कैसे हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 हो गई, और फिर कैसे हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो एक यही ग्राफ है जो इसको करेक्टली क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। A car battery is charged by a 12 volt supply and energy stored is this. है ना, इतनी एनर्जी दे रखी है और हमें बैटरी का वोल्टेज दे रखा है। बोले चार्ज कितना पास होगा, भाई आपको एनर्जी दे रखी है ना, एनर्जी मतलब कितना बैटरी ने वर्क किया, यही तो एनर्जी होती है। और बोला चार्ज कितना होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है उसने कितना अप्लाई किया था। तो भाई सिंपल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है ना, इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है भाई, चार्ज कितना होता है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया आपने, वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो चार्ज कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन डेल्टा वी। तो वर्क की वैल्यू कितनी है भाई, ये वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁵ अपॉन चार्ज की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट। तो ये हो गया कितना, है ना 12 सिक्सा, तो इसका आंसर आ गया 6 इंटू 10⁴ कूलम, 6 इंटू 10⁴ कूलम। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, हमारा ए ऑप्शन आंसर हो गया। The electric potential on the axis of an electric dipole at a distance r from its center is v। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ये एक डाइपोल है -q +q, बोल रहा है इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, है ना, मतलब एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल ना v आता है। बोल रहा है सेम द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे सेम डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे कितना आएगा बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन पे चाहे r पे पूछता है, चाहे 2r पे पूछता है, चाहे 3r पे, चाहे कहीं भी, पूरे इस लाइन पे, इवन इस प्लेन में कहीं भी पूछता है ना, यहाँ पे भी पूछता, तब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ये, और इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। जितना नेगेटिव पोटेंशियल होता है उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है, इसलिए इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0 होता है। If a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, work is done on the charge। पहला ऑप्शन है वर्क इज डन ऑन द चार्ज, बी इज वर्क इज डन बाय द चार्ज, सी इज वर्क इज डन इज कांस्टेंट, और डी है नो वर्क इज डन। देखो बच्चों कॉमन मिस्टेक क्या रहती है इस क्वेश्चन में कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाँ एक पॉजिटिव आपको इधर से उधर ले गए, बोलो वर्क डन कितना आएगा, तो हम सिंपल सोचते हैं कि हाँ वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम ये वाले पॉइंट को ना भूल जाते हैं कि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी लिखा है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, आप मतलब मान लो जैसे आपके पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आप चार्ज को यहाँ से यहाँ ले गए, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो 0 है। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन करने में वर्क डन कितना आता है, 0 आता है, कोई वर्क डन नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, बोल रहा किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई जेड पे जो पोटेंशियल की वैल्यू वो कैसे आ रही है, 3x²। पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3x²। बोल रहा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1,0.2 पे। देखो ये जो क्वेश्चन आया ना, ये फिर से किस पे आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन में, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अगर आपको x दे रखा है तो बस इसको आप x से रिप्लेस कर दोगे। ये 3 तरीके से हो सकता है ना, अगर x दिया होता तो हम x लिख देते, y दिया होता तो हम y लिख देते, dv/dy, z लिखा होता तो हम z लिख देते। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेगेटिव टाइम्स ग्रेडियंट होती है किसका, है ना, पोटेंशियल का, नेगेटिव ग्रेडियंट बोलते हैं इसको हम। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से v की वैल्यू दे रखी है 3x², तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस टाइम्स ऑफ dv/dx ऑफ पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 3x²। बस आप इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा -3 बाहर आ जाएगा, और x² का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 2x, तो ये आ गया -6x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतनी आ रही है किसी भी x पे इतनी आ रही है। तो अभी हमारा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 0.2 रखनी है, लेकिन y तो इसमें है नहीं तो सिर्फ x रख देंगे, तो कितना आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, 1,0.2 पे कितनी आ जाएगी, रख दो यहाँ पे 1, तो -6, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी
वोल्ट पर मीटर, है ना। 2 यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक होती है वोल्ट पर मीटर, एक होती है न्यूटन पर कूलम, है ना। ये तो याद रहती है पर ये भूल जाते हैं हम लोग, तो इस रिलेशन से आती है ये। तो 6 वोल्ट पर मीटर माइनस में आ रही है, -6 वोल्ट पर मीटर। तो हमारा कौन सा आंसर है? ए लिखा है 6 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये बोल रहा है 6 वोल्ट मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो आंसर दोनों में 6 लिखा है लेकिन यहाँ माइनस एक्सिस, और हमारा आंसर क्या है? माइनस टाइम्स। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर है। Two charges 14 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed at -1200 and 1200, है ना। ये 1200 पे रखा है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है ये, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इज इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर। बी कोई कांस्टेंट है, आर है ना, उससे डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, एंड आर इज इन मीटर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। देखो बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एक बार। चलो यहाँ पे फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया, है ना। यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है -12,0,0 पे, है ना, यहाँ रखा हुआ है। और एक रखा हुआ है +12,0,0 पे, यहाँ पे रखा हुआ है -4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे रखा हुआ है +14 माइक्रोकूलम। और ये डिस्टेंस, देखो ओरिजिन से ये डिस्टेंस है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम R1 बोल देते हैं ना। इसको मैं बोल देता हूँ 1 चार्ज, इसको बोल देता हूँ मैं 2 चार्ज। ये हो गया R1। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर, है ना। 0 -12 से, 0 से लेकर -12 तक, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये, इसको मैं बोल देता हूँ R2। ये भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, है ना। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये तो होता ही है दो चार्जेस के बीच में, Q1 Q2, है ना। क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस। इसको हम क्या बोल देते हैं? चलो R बोल देते हैं, R। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 + 12 24 सेंटीमीटर। तो ये तो फॉर्मूला होता ही है, K Q1 Q2 अपॉन R, ये तो होता ही है। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इन पॉइंट से पोटेंशियल आ जाएंगे कुछ। तो यहाँ पे क्या आता है? Q1 V1 एक्स्ट्रा आ जाता है ना। ये किसकी वजह से आ रहा है? V1, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। और प्लस, और फिर इस चार्ज को भी लाने में वर्क लगेगा, वो कितना लगेगा? Q2 और V2। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे V1 पोटेंशियल एक एक्स्ट्रा आ जाएगा और एक V2 पोटेंशियल एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इन्फिनिटी से चार्ज को लाने में इतना वक्त डलने का, तो ये फॉर्मूला होता है। और बस आपको उसके बाद कुछ नहीं करना भाई। जो पोटेंशियल होता है K Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q1, और जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है भाई? पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। मतलब अगर आपको V1 निकालना है तो आप इसको क्या कर दो? इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 है, तो E1 इंटू R1, यहाँ पे आ जाता है E1 R1 प्लस Q2 वाला चार्ज कितना है? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिल रही होगी E2 इंटू R2। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ये R पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर आप E1 की वैल्यू देखना चाहते हो तो वो हो जाएगी B अपॉन R1 का स्क्वायर। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वैल्यू देखना चाहते हो तो वो कितनी हो जाएगी? B अपॉन, इसका कितना डिस्टेंस है? R2 का स्क्वायर। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। चार्ज की वैल्यू गिवन है और इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बस। अब देखो K Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q1, E1 की वैल्यू कितनी है? B1 अपॉन R1 स्क्वायर, और एक और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? R1 प्लस Q2, और E2 की वैल्यू कितनी है? B अपॉन R2 स्क्वायर। ये आ गया R2 स्क्वायर, और ये क्या है? R2 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो कुछ फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गए ना, ये R1 है, ये भी R1 है, ये R2 है, ये भी R2 है। और बस इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, है ना। चलो आगे चलते हैं। K Q1 Q2, तो हमारा ये फैक्टर आया, क्या है फैक्टर? K Q1 Q2 अपॉन R प्लस, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ रही सिस्टम की, प्लस Q1। देखो क्या है? Q1 B1 अपॉन R1 प्लस Q2 B2 अपॉन R2। Q1 B अपॉन R1, ये B1 नहीं है, ये B ही है ना, B तो कांस्टेंट है। B अपॉन R1 प्लस Q2 B अपॉन R2 प्लस Q2 B अपॉन R2। बस अब इन वैल्यूज को पुट करना है भाई। Q1 कितना है? Q2 कितना है? Q1 था 14 माइक्रोकूलम, ये था -4 माइक्रोकूलम। R1 कितना है?
R1 था 12 सेंटीमीटर, R2 भी 12 है और कैपिटल स्मॉल r कितना है 24। तो R1 भी R2 के बराबर है 12 सेंटीमीटर और स्मॉल r कितना है भाई, है ना 24 सेंटीमीटर। ये चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है। बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और बी की वैल्यू क्या दे रही है सवाल में, बी की वैल्यू भी देख लेते हैं क्या दे रही है। 1.2 10 की पावर 6, 1.2 10 टू द पावर 6। चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अब। तो k की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 कितना है भाई 14 10 के माइनस 6, Q2 कितना है -4 है ना, तो माइनस के साथ आएगा। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में चार्ज विद साइन आता है -6 अपॉन डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में तो भैया किस में यूज़ करेंगे, SI यूनिट है ना, मीटर में चेंज कर देंगे। प्लस फिर चार्ज 1 की वैल्यू 14 माइक्रोकूलम, बी की वैल्यू क्या है 1.2 10 टू द पावर 6 अपॉन R1 कितना है 12 सेंटीमीटर, प्लस एक और फैक्टर है Q2, ये कितना है माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा। 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1.2 10 टू द पावर 6। ठीक है, जो लोग कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे है ना, आप स्किप भी कर सकते हैं। बट अपॉन R2 क्या है भाई 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 के -2। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो क्या क्या कट रहा है, देखो 1.2 ये तो पूरा ही कट जाएगा 12 से 12 है ना, इधर भी और इधर भी। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 4 6 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा और 2 7 ज़ा, तो वैल्यू आ रही है 21 है ना, -21 और 10 टू द पावर -6 -12 प्लस -3 प्लस 2 -1, तो 10 टू द पावर -1। एक बार और कर लेते हैं, -12 -3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है -1 सही आ रही है। ये आ गया यहाँ से, प्लस यहाँ पे कितनी आ रही है भाई 14, तो यहाँ पे आ रही है 14 इंटू 10 टू द पावर कितनी बची 10 की पावर -6 और +6 तो कट गया भाई पूरा, और ये आ रही है 10 की पावर -1, तो ऊपर चला जाएगा तो ये 140 हो जाएगा। और माइनस का कितना बचा फिर, यहाँ पे आ रही है 4 इंटू 10 टू द पावर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ रहा है 10 की पावर -1, तो ये आ रहा है माइनस का 2.1 प्लस का 140 और माइनस का है ना 0.4 -1, ओ सॉरी ये +1 है, इन दोनों को मिला के ऊपर 10 जाएगा है ना, इसको कट के 10 जाएगा, तो ये 40 है, तो ये 40 है। तो ये आ गया 100 और 100 में से 2 गया तो 98, तो 97.9 है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास 97.9, यस पहला ऑप्शन है प्लस 97.9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होती है एनर्जी, मतलब ये वाला जो फैक्टर दिख रहा है ना आपको, ये वाला फैक्टर ये एक्स्ट्रा आ जाता है। और यहाँ पे ये 21 में आया था और अभी 25 में भी आया था इससे क्वेश्चन। इक्विपोटेंशियल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। देखो बच्चों क्या है, एक ना कलेक्शन है चार्जेस का, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब Q1 है -Q2 है प्लस Q3 है, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जब सम निकालते हैं ना सम, वो जीरो नहीं आता, मतलब टोटल चार्ज कुछ तो है, ये कहना चाह रहा है वो। कह रहा है इससे ना बहुत दूर आ जाओ, बहुत दूर चले जाओ यहाँ पे, तो बहुत दूर से तो वही सारे के सारे पॉइंट चार्ज नहीं हो जाएंगे। बोला इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएंगी, तो भैया पॉइंट चार्ज की वजह से ये नेट चार्ज तो हमें तो पॉइंट ही लगेगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो पोटेंशियल कैसे आते हैं ना, कैसे सरफेस आती हैं, स्फेयर आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्फेयर्स आएगा। तो इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हो जाएगी, बहुत दूर के डिस्टेंस से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है स्फेरिकल होती है, इसका आंसर हो जाएगा स्फेयर्स। 4 charges -q plus q plus q are placed at the corners of a square of side 12। तो ये स्क्वायर दिया है, इसकी साइड है 12 और यहाँ पे -q 2 रखें और +q 2 रखें। बोला बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा ए पॉइंट पे, और ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है इसका, ठीक है।
ए पॉइंट में पोटेंशियल। देखो जब भी आपसे पोटेंशियल पूछेगा ना किसी पॉइंट पे, तो सारे चार्जेस की वजह से देख लो और उसके बाद बस सम कर दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो भैया पहले इस सारे चार्जेस से डिस्टेंस देख लो कितना कितना है। इससे तो कितना होगा, ये मिड पॉइंट है तो एल होगा। इससे भी कितना होगा डिस्टेंस, एल होगा। और इससे कितना होगा, पहले इसको मिलाना पड़ेगा भाई, इसको मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं इससे, तो दोनों का तो बराबर ही होगा, एक बार निकाल लेते हैं। तो ये होगा 2l, स्क्वायर है क्योंकि 2l, और ये है l, तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा इसका। तो ये साइड निकल जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2l का स्क्वायर कितना हो गया 4l स्क्वायर, और l स्क्वायर कितना हो जाएगा 5l स्क्वायर। मतलब ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, है ना, ये आ जाएगा √5l। इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा √5l। तो ये डिस्टेंस, तो इससे भी इतना आ जाएगा √5l। तो पोटेंशियल कितना आएगा ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा भाई इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से, और इस वाले की वजह से, सबकी वजह से ऐड कर दो, v1 v2 v3 v4। तो इसकी वजह से कितना आएगा KQ/L, KQ/L, KQ/L प्लस, तो इसकी वजह से भी तो इतना ही आएगा KQ/L, है ना। तो या तो लिख दो या फिर इसका क्या कर दो, बस डबल कर दो पिछली वाली टर्म का, इसका डबल कर दो, प्लस ये आ गया 1 2 की वजह से, है ना। फिर 3 और 4 ये भी देखो सिमेट्रिक है, इससे भी उतना ही डिस्टेंस है, चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू है, इससे भी उतना डिस्टेंस है, चार्ज की वैल्यू भी उतनी है। तो जितना एक की वजह से आएगा, एक की वजह से कितना आएगा -KQ, चार्ज की वैल्यू कितनी है -Q, तो -Q अपॉन डिस्टेंस कितना है √5l। पर ऐसे कितने चार्ज हमारे पास, है ना, 2 बार आएगा, तो ये इन दोनों की वजह से आ गया। बस अब इन दोनों का सम कर दो, देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। माइनस आ रहा है इधर, 2 ले रहे हैं कॉमन, देखो कॉमन ले लेते हैं, एक तो k कॉमन ले लेते हैं। k का मतलब देखो उन्होंने 4π लिखा तो हम भी वही लिख देते हैं k को। तो एक तो मैंने k कॉमन ले लिया, है ना, एक तो मैंने k कॉमन ले लिया, है ना। एक 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने एक 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो एक 2 भी कॉमन ले लिया, है ना। और क्या ले सकते हैं, चार्ज भी कॉमन ले सकते हैं, चार्ज भी कॉमन ले सकते हैं, और l भी कॉमन ले सकते हैं, l भी बाहर आ गया। तो क्या बचा अंदर, अंदर बचा यहाँ तो बचा 1, ये तो पूरे बाहर आ गया ना, 2 भी बाहर आ गया, k भी सब बाहर आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस, और यहाँ बचा 1/√5। ये हमारा आंसर है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो बस स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड कर देंगे। When a dielectric material is introduced between the plates of a condenser, condenser मतलब कैपेसिटर, then electric field between the plates। देखो कैपेसिटर पे क्वेश्चन है ये, और बोल रहा है कि अगर इसकी प्लेट्स है ना हमारे पास ऐसे, भाई ये कैपेसिटर एक है ना, और इस पे ना हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हमने इसके बीच में ऐसे, है ना, कंप्लीटली फिल कर दिया इसको, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है मान लो, और बोल रहा है बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। भाई कैपेसिटेंस तो देखो 100% क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस तो भाई k टाइम्स हो जाता है, ये तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी इसने हमें कुछ बोला नहीं है बैटरी कितनी है, निकाली है कि नहीं निकाली है, तो ज़्यादा नहीं सोचते। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है भाई, अगर हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डाला होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E0 थी, है ना। लेकिन अगर जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये k टाइम्स कम हो जाती है ना। ऐसे हमने क्या करा था, इसका डेरिवेशन भी किया था कंप्लीट, है ना, इसका डेरिवेशन भी ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है अंदर, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो k टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन है डिक्रीजेस, है ना, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाती है बस। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स x एंड y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन। दोनों एक जैसे क्या है कैपेसिटर है हमारे पास एक जैसे कैपेसिटर हैं। चलो यहाँ पे एक जैसे कैपेसिटर बना देते हैं, एक ये हो गया x, है ना, एक ये हो गया y, ऐसे हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, इनका सब कुछ सेम है ना, एरिया भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। पूरा x पे तो एयर है, यहाँ तो वैक्यूम है, लेकिन y में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला हुआ है, x हैज़ एयर एंड y विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 2, यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है ना। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, k की वैल्यू 2 है। बिटवीन इट्स प्लेस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, फिर हमने इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया, हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और फिर क्या करा, सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और फिर 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट भी कर दिया। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते जाओ और डायग्राम में कन्वर्ट करते जाओ, अपने आप ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। बोल रहा अब बताओ कि जितनी एनर्जी x में स्टोर हुई ना, x में क्या कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और y में कितनी है, उनका रेशियो बताओ कितना आएगा, है ना, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन x एंड y। देखो बच्चों, अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं
तो दोनों पे चार्ज सेम होगा, दोनों पे चार्ज सेम होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए ना, एक ही तार से कनेक्टेड है। ये ना कॉन्सेप्ट है भाई, सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो चार्ज सेम है, अगर चार्ज सेम है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसकी एनर्जी कितनी आएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इसका कैपेसिटेंस एक्स वाले का, और वाई वाले का क्या आएगा भाई, इसका चार्ज अपॉन इसका कैपेसिटेंस। तो कुल मिला के चार्ज तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी वाई अपॉन सी एक्स, सी वाई अपॉन सी एक्स। वाई वाले का कैपेसिटेंस कितना है भाई, दोनों का कैपेसिटेंस तो सी था, इसका भी सी था शुरू में, इसका भी सी था, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कितने का डाला, 2 का, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारी सी वाई की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी सी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं कर देंगे, क्या कर देंगे, सी वाई की वैल्यू 2c है, इसकी वैल्यू c है, तो कट गया, कितना आंसर आ गया ये 2:1। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 2:1। अ कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय अ बैटरी विद वी वोल्ट्स, है ना, एक हमारे पास कैपेसिटर है, हमने उसको वी वोल्ट से चार्ज कर दिया। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। एंड अप डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाल दिया भाई एक, है ना, के टाइम्स इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेस इज पोटेंशियल। देखो बच्चों, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक बार आप क्या करते हो, है ना, ये बहुत ही फेमस केस है, कि एक बार आप क्या करते हो, बैटरी ऐसे लगा रही है आपने, एक बार आप बैटरी लगा के रखते हो और एक बार आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हो, डिस्कनेक्ट, और फिर डायलेक्ट डाल देते हो, उसके बाद डायलेक्ट इंसर्ट कर देते हो यहाँ पे कंप्लीटली। तो जब आप बैटरी लगा के रखते हो ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आप जब बैटरी हटा देते हो और फिर ये आप डायरेक्ट डालते हो, तो बैटरी ने जितना चार्ज करना था ना वो कर चुकी है, और यहाँ पे चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। लेकिन डायरेक्ट डालने से कैपेसिटेंस तो हमेशा क्या होता है भाई, के टाइम्स होता है ना, कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है, के टाइम्स हो जाता है दोनों केस में। तो बोल रहा है बताओ भाई, अब बोल रहे ये वाला कौन सा केस है, ये केस है कि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जो बाद में चार्ज आएगा वो शुरू वाले चार्ज के बराबर था। और क्यू डैश कितना आएगा भाई, सी डैश वी डैश, नया कैपेसिटेंस नया पोटेंशियल, और ये कितना आ जाएगा भाई, पुराना कैपेसिटेंस पुराना पोटेंशियल। तो सी डैश की वैल्यू क्या होती है, के टाइम सी, ये आ गया आपका वी डैश, ये आ गया सी वी, तो सी से सी तो कट जाएगा, तो वी डैश कितना आ गया, वी डैश, ये आ गया वी बाय के। देखो बच्चों, इसका रिजल्ट डायरेक्ट भी याद रखते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप ये हर बार निकाल सकते हो कि हाँ किस में क्या होता है किस में क्या नहीं होता। तो ये दोनों बहुत फेमस प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। देखो बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इसके परपेंडिकुलर क्या मिलती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। अगर आपके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इस पे दो परपेंडिकुलर पॉसिबल है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, सिमिलरली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये बात बिल्कुल सही है, पर हमें बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा आंसर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। बोल रहे पोटेंशियल, जैसे मान लो आपके पास है ना, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो आपने पैरेलल प्लेन्स का एग्जांपल ले लिया ना, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तो मान लो कि V2 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मतलब V2 छोटा है V1 से, है ना। मैंने ऐसा एक रैंडम एग्जांपल ले लिया। बोल रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल का जो चेंज है, बोल रहे डिस्टेंस के साथ जीरो होता है। ऐसा कैसे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो dV अपॉन dr होता है, जो रेट ऑफ चेंज होता है पोटेंशियल का, है ना, इसका माइनस टाइम्स होता है। माइनस क्या बोलता है कि ये डिक्रीज करता है, तो इसका रेट ऑफ चेंज जो होता है वो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब ये बात तो सही है पर ये आंसर नहीं है ना, कौन सी प्रॉपर्टी गलत है। फिर सी ऑप्शन क्या है, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फेयर्स। बोल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, देखो ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, इसके लिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगी, पैरेलल प्लेन्स आएंगी। कैसे आती हैं इसके लिए, पैरेलल प्लेन्स आते हैं, पैरेलल प्लेन्स। और ये बोल रहा है कि स्फेयर्स, स्फेयर्स भी बिल्कुल गलत बात है। स्फेयर्स किसके लिए आता है, पॉइंट चार्ज के लिए आता है, पॉइंट चार्ज के लिए आता है ना, तो ये बात गलत है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये बात गलत है, हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर होगा ना, ये बात जो है ये बात गलत है।
दे कैन बी इमेजिनरी स्फेयर्स, बिल्कुल सही बात है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम क्या है, इमेजिनरी स्फेयर्स भी हो सकते हैं। किसके लिए हो सकते हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए इमेजिनरी सर्कल्स होते हैं, है ना। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड is broken into 8 drops of equal radius, the capacity of each small drop। तो बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। देखो हमारे पास एक ना स्फेरिकल ड्रॉप है ना, एक स्फेरिकल ड्रॉप है ऐसे, एक बड़ी सी स्फेरिकल ड्रॉप है हमारे पास, और ये टूट जाती है। फिर ये टूट जाती है 8, ये टूट जाती है ना, ये टूट गई और फिर इससे ना 8 छोटी छोटी ड्रॉप बन गई ऐसी, 8, है ना, 3 4 ऐसे करके कितनी आ गई हमारे पास? ऐसे हमारे पास कितनी ड्रॉप्स है टोटल? 8 ड्रॉप्स, है ना। तो ये जो बड़ा वाला कैपेसिटेंस है, इसका तो कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है, इसका तो 1 माइक्रोफैरड है। चलो मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है। तो आपको स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल ड्रॉप की आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, ये इसका फॉर्मूला होता है। मान लो तो इसकी रेडियस आर है, तो हमें इसका अगर कैपेसिटेंस निकालना है ना, वो इनका कैपेसिटेंस पूछ रहा है कि हर एक छोटी छोटी बॉल का कितना आएगा। तो इसका रेडियस पता होना चाहिए हमें। फिर पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर रेडियस पता चल गया तो फिर आ जाएगा आंसर, है ना, फिर निकल जाएगा एक एक का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बस यहाँ पे आर कर देंगे हम, पता चल जाएगा कितना हुआ। तो कैसे करें? तो जब भी कोई चीज़ मिल के कुछ बड़ी बनती है या बड़ी कोई चीज़ टूट जाती है, कई चीज़ों में क्या चीज़ सेम रहती है? वॉल्यूम सेम रहता है। तो हम बोलेंगे भाई जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है, क्या ये स्फेयर है ये? तो बड़ी वाली का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई, बड़ी वाली का क्यूब, जो इसका जो वॉल्यूम है वो इन सब के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। तो एक का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। पर ऐसी कितनी बॉल्स है हमारे पास? ऐसी 8 बॉल्स हैं, ऐसी 8 बॉल्स हैं। तो ये कट गया 4/3 4/3। तो भाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल आर का क्यूब आ गया 8r क्यूब के बराबर। मतलब क्यूब रूट कर दो तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 2r। मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। भाई अगर रेडियस हाफ हो जाएगी तो जो कैपेसिटेंस आएगा कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन 2, है ना। और ये हमारे पुराने कैपेसिटेंस का वैल्यू थी, ये अपॉन 2। और पुराना कैपेसिटेंस कितना दे रखा था? 1 माइक्रोफैरड। ये हमारा 1 माइक्रोफैरड था, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। यानी कि हर एक बॉल का कितना होगा आंसर, है ना, 1/2 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, 1/2 माइक्रोफैरड। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये पी और क्यू 2 पॉइंट है और ये कैपेसिटर लगे हुए हैं 4, हमें इक्विवेलेंट बताना है। देखो बहुत है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो ये 4 और ये 4 ये कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, है ना, ये सीरीज में लगे हुए हैं। ये दोनों भी कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये P है, ये P है, ये Q है, और इस यहाँ पे कितना लगा हुआ है? इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 और 4 सीरीज में लगे हैं। तो 4 और 4 के लगे हैं तो इसका कितना आ जाएगा? 4/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, है ना। सीरीज में कैसे ऐड करते हैं हम? 1 अपॉन करके ऐड करते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सिमिलरली 1/2 1/2, इनका भी कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा, इन दोनों का भी, है ना। और फिर ये दोनों कैसे होगा आपस में, है ना। कुल मिला के देखें तो ये ऐसा सर्किट है, ये ऐसे ऐसे, फिर 4, फिर 4, और ये ऐसे लगे हुए हैं P पॉइंट। बस उन्होंने क्या करा, तार को ना ऐसे, इस तार को नीचे घुमा के रखा हुआ है ऐसे, इस तरीके से रखा हुआ है। तो हमें फिर लग रहा है कि बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, लेकिन ये तो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 2 और 2 पैरेलल में टोटल कितना आ जाएगा, है ना। 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4 माइक्रो। पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं बस, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4 माइक्रोफैरड। 10 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। द टोटल एनर्जी, देखो हमारे पास 10 कैपेसिटर्स हैं, है ना। हमारे पास 10 कैपेसिटर्स हैं ऐसे, 1 2 और ऐसे कितने हैं? ऐसे हमारे पास 10 कैपेसिटर, और इन सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और इन सबको क्या बैटरी लगा दी? एक बैटरी लगा दी, है ना। इस तरीके से कैसे भी लगा दो बैटरी। ये लगा दी हमने 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, और कैपेसिटेंस कितना है? एक एक का कितना है? 1 माइक्रोफैरड। पर ऐसे कितने हैं? ऐसे 10 कैपेसिटर्स हैं। चलो ये तो हो गया सवाल, है ना। बोल रहा है बताओ कितनी एनर्जी आएगी इसमें। तो एनर्जी निकालना बड़ा आसान है भाई।
भाई इतने सारे कैपेसिटर नहीं चाहिए मुझे, मुझे एक बता दो बस, है ना। इसकी जगह इन सब का मुझे मिला के बता दो, जितना भी आएगा। मान लो इसको सीक्वेंट बोल रहे तुम, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ। कितना कैपेसिटेंस लगा रखा हमने, सी इक्विवेलेंट। और वोल्टेज का क्या कर देंगे, ये वोल्टेज हो गई हमारी, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ, तो पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 1 1 1 1 ऐसे कितने हमारे पास 10 है। तो 1 + 1 10 टाइम्स करें कितना आ जाएगा, 10 × 1। तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफेरेड, है ना। तो आंसर हमें उसमें दिया, तो माइक्रो को भी चेंज कर देते हैं, -6, 10 माइक्रोफेरेड, है ना। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारा, ये आएगा 10 माइक्रोफेरेड। पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। और वोल्टेज का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर, तो वोल्टेज है 100 वोल्ट, मतलब 10 स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁴। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 5, 5 × 10⁻², 5 × 10⁻² जूल। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। A variable capacitor is connected to a 200 volt battery. If its capacitance is changed from 2 microfarad to x microfarad, the decrease in energy of the capacitor is 2 × 10⁻² जूल। देखो बच्चों क्या है, इसमें एक वेरिएबल कैपेसिटर है हमारे पास, है ना। ये हमारा एक वेरिएबल कैपेसिटर है, मतलब पहले इसकी जो वैल्यू थी वो 2 माइक्रोफेरेड थी, है ना। देखो पहले क्या बोल रहे, पहले 2 माइक्रोफेरेड थी, बाद में कितनी हो गई, x माइक्रोफेरेड हो गई। तो यहाँ जब एनर्जी निकाल रहे थे हम शुरू में, वो ज़्यादा आ रही थी, और जब यहाँ एनर्जी निकाल रहे हैं बाद में, ये एनर्जी कम आ रही थी। इसलिए क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो पहले कितनी एनर्जी आ रही थी, हम पहले निकालेंगे हाफ, इसका सी, इसको मैं सी इनिशियल बोल देता हूँ, इसको सी फाइनल बोल देता हूँ। तो सी इनिशियल और वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज कितनी रखी है हमने, ये 200 वोल्ट है, ठीक है, इसको भी रख देंगे बाद में, हाफ सी फाइनल और वोल्टेज का स्क्वायर, तो हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो बोला एनर्जी डिक्रीज कर गई, डिक्रीज, तो कितनी एनर्जी डिक्रीज करी, एनर्जी में कितना डिक्रीज आया, इतना, 2 × 10⁻², मतलब पहले एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई, ये वैल्यू आ रही है इतनी, बस अब वैल्यू पुट कर दो। तो हाफ सी इनिशियल कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, तो 2, है ना, 2 माइक्रोफेरेड, और चलो अभी माइक्रोफेरेड ही लिख देते हैं। और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, ये भी वी स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस हाफ, यहाँ पे आएगा x माइक्रोफेरेड, इसको लिख देते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10⁻²। बस अब बच्चों सॉल्व करना है इसको। तो ये 2 उधर भेज देते हैं, माइक्रोफेरेड कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या कॉमन आ रहा है, वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वी की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं नीचे वाले, है ना, और माइक्रो को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक तो 2 बचा और एक x बचा, है ना, एक 2 बचा, एक x बचा, बाकी सब मैंने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, और ये कॉमन ले लिया, तो सब बाहर आ गया, ये बचा बस, इज इक्वल टू कितना आया, 2 × 10⁻²। देखो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 200 × 200, है ना, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 100, 2 × 100, तो ये कितना आ गया, ये 2 से भी कट जाएगा, 2 × 100, ये कितना आ गया, 100 100 10⁴, 10⁴ और 10⁻⁶, ये कितना आएगा 10⁻², और 10⁻² से उस तरफ भी है, देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आया 2 - x, LHS में बचा सिर्फ 2 - x, बाकी सब तो कट गया, इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना, और ये किस में चल रहा था, माइक्रोफेरेड में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पहले एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई, हमने बट डिक्रीज के बराबर रख दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये एमसीक्यू तुम्हें समझ आ गए और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी सारे रिवाइज हो गए, अब तुम एग्जाम में गलती भी नहीं करोगे, तब अगला स्टेप क्या है, अब तुम्हें करना है एजर्शन रीजंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो अब सीबीएसई के अगले पैटर्न पे चलना है हमें, बस अब कमेंट में लिख दो नेक्स्ट वीडियो सर, ताकि मैं तुरंत आपके लिए अगली वीडियो लेके आ जाऊं। और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर लाइक करोगे तो वीडियो फिर जो बच्चे और परेशान है फिजिक्स को लेके, उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, है ना। और मैं क्या है, मैं भी जल्दी जल्दी और बेटर वीडियोस बना लूंगा आपके लिए, ठीक है। पढ़ते रहो बस ऐसे ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।